फजा तो रिदा के बगैर बिल्कुल ही अकेली रह गई है। दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थीं, मगर आज सिर्फ एक ही बहन रह गई है। भाई को तो हम इनके साथ गिन ही नहीं सकते, क्योंकि भाई ने ना कभी अपनी बहनों का साथ दिया और ना ही उनकी किसी बात पर यकीन किया। आज जब रिदा इस दुनिया में नहीं रही तो वह रो रहा है कि उस दिन आकर फूफू और जीनत ने इतनी बातें सुनाई और मैंने रिदा की एक बात भी नहीं सुनी। मैंने सिर्फ जीनत और फूफू की बातों पर ही यकीन कर लिया। जीनत ने मेरी बहन पर इतने इल्जामात लगाए और मैंने उन सबको सच मान लिया। एक बार भी यह नहीं सोचा कि वह मेरी बहन है। वह ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। मैंने उसे इतना डांटा कि उसकी तबीयत खराब हो गई और वह इस दुनिया से ही चली गई। चलो, साकिब ने इस बात का एतराफ तो कर लिया कि उससे गलती हुई। अगर रानी से पहले बात हो जाती तो वह इस बात का एतराफ भी ना करता, बल्कि यही कहता कि वह अपनी करतूतों की वजह से ही इस दुनिया से गई है। दूसरी तरफ फजा की बात करें तो फजा बिल्कुल नहाल हो चुकी है और इरहम की हालत भी कुछ ऐसी ही है। इरहम भी अपनी मां को आकर यही कहता है कि आप तो यही कहने गई थी ना कि वो इस दुनिया से चली जाए। उसका वजूद आप सबको बर्दाश्त ही नहीं था। ये बात फूफू के लिए भी बहुत शॉकिंग थी। चाहे जो भी हो, फूफू रिदा और फजा से बहुत प्यार करती हैं। बस पता नहीं कैसे वो जीनत की बातों में आ गई और जीनत की बातों में आकर इतना गलत फैसला कर लिया, इतना बड़ा कदम उठा लिया। खैर, फूफू ने भी कहा कि हमें वहां जाना चाहिए। इरहम तो पहले ही वहां छूकर लगा आया है, मगर जीनत को यह बात भी पसंद नहीं आई कि फूफू कह रही हैं कि उधर जाना चाहिए। मगर जाना तो उन्होंने है। आखिरकार अरहम और उसकी मां दोनों उधर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फूफू को तो इंतहाई सदमा लगा कि उनकी इतनी लाडली भतीजी इस दुनिया से चली गई और वो उसका आखिरी दीदार भी ना कर सकें। जैसे ही वह घर पहुंचते हैं तो साकिब और रानी अजीब रवैया अख्तियार करते हैं और कहते हैं कि यहां से चले जाओ। जो कुछ भी हुआ तुम लोगों की वजह से हुआ। हमारी रिदा पर इतने घटिया इल्जामात लगाए गए कि वह बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया से ही चली गई। फूफू ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि इरहम से थोड़ा दूर रहो। जिस पर रानी ने कहा कि जिस जीनत को आप अपने साथ लेकर आई थीं, क्या उसने कम कुछ किया था? फूफू को भी अब अंदाजा हो चुका था कि जीनत ने वाकई बहुत बुरा किया है। हैरानी की बात यह है कि साकिब ने धक्के मारकर इरहम और फूफू को घर से बाहर निकाल दिया। वैसे होना भी यही चाहिए था, मगर जाते जाते भी जैनत को सुकून नहीं मिला। जब इरहम घर नहीं पहुंचा तो वह फूफू से कहती है कि अभी इरहम को घर बुलाओ। अब देखना यह है कि फूफू आगे से कोई जवाब दे भी पाती है या नहीं, या वो अब भी जीनत की बातों पर ही यकीन करेंगी। दूसरी तरफ जारून इस घर में राशिद को देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने रानी से कह दिया कि राशिद यहां क्या कर रहा है। रानी ने जवाब दिया कि तुम साकिब से जाकर पूछ लो। राशिद को यहां मैंने नहीं बल्कि साकिब ने रखा है। यह कहकर रानी चली जाती है और जारून फजा के पास जाता है। मगर फजा तो इस वक्त होशो हवास में ही नहीं है। उसे अपनी बहन से बढ़कर दुनिया में कोई अजीज नहीं था और आज उसकी सबसे अजीज चीज उसके हाथ से निकल चुकी थी। दुनिया में कोई अजीज नहीं था और आज उसकी सबसे अजीज चीज उसके हाथ से छिन गई, वो भी इतनी जल्दी कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा। ये सब कुछ फूफू और इरहम की वजह से हुआ। अगर उस दिन फूफू जन्नत को लेकर ना आते, जन्नत इतना ज्यादा ना बोलती तो रिदा के साथ ऐसा कुछ ना होता। रिदा का ब्लड प्रेशर कभी शॉर्ट ना करता, सिर्फ उन बातों को सुनकर। इस बात की सजा फजा किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि उसने अपने सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए हैं। और जब हम अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो वही हमारे लिए बेहतर होता है और अल्लाह हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोचता है। फदा ने आंसुओं से भरी आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद की। उसके लिए अब बोलना भी मुश्किल हो चुका था। घर में हर चीज उसे रिदा की याद दिला रही थी। रिदा की हंसी, उसकी बातें, उसका फजा के बाल संवारना, सब कुछ एक एक करके उसके सामने आ रहा था। फजा ने रिदा के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर दाखिल होते ही उसके कदम लड़खड़ा गए। रिदा का बस्तर वैसा ही सजा था जैसा वह छोड़ कर गई थी। फजा बस्तर के पास बैठ गई और रिदा का तकिया सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ इरहम भी खुद को कसूरवार समझ रहा था। उसके कानों में रिदा की वो बातें गूंज रही थीं जो उसने आखिरी मुलाकात में कही थी। इरहम, मैं बेकसूर हूं। मुझे यकीन है एक दिन सबको सच पता चल जाएगा। मगर उस दिन इरहम ने भी उसे मुकम्मल तौर पर नहीं सुना था। आज इरहम को लग रहा था जैसे वो भी रिदा की मौत का जिम्मेदार है। फूफू का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। जीनत के अल्फाज अब उसे जहर लग रहे थे। हर बात जो जीनत ने रिदा के खिलाफ कही थी अब फूफू के दिल में तीर बनकर चब रही थी। वह बार बार यही सोच रही थी कि काश उस दिन मैं जीनत को चुप करा देती।
काश मैं खुद जाकर रिदा से बात कर लेती, तो शायद आज यह दिन ना देखना पड़ता। जीनत मगर अब भी खुद को बेकसूर समझ रही थी। इसे जरा सा भी एहसास निदामत नहीं था। वो उल्टा यही कह रही थी कि अगर रिदा मजबूत होती तो ऐसी बातों से मर ना जाती। जीनत की यह बात सुनकर फूफू का दिल दहल गया। उस दिन पहली बार फूफू ने जीनत को सख्त लहजे में जवाब दिया और कहा, खामोश रहो जीनत, अगर आज रिदा जिंदा नहीं है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। इधर साकिब रात भर सो ना सका। बार बार उसकी आंखों के सामने रिदा का चेहरा आ जाता। वो सोचता रहा कि वो कैसे अपनी बहन के सामने खड़ा हो सकेगा। कयामत के दिन वो क्या जवाब देगा। रानी ने साकिब को समझाने की कोशिश की, मगर उस बार साकिब ने किसी की बात नहीं सुनी। वो बस यही कहता रहा कि मैंने अपनी बहन को मार दिया। मैंने उसका यकीन नहीं किया। अगली सुबह फजा ने एक फैसला कर लिया, वो अब कमजोर नहीं रहेगी। रिदा खामोश थी, मगर फजा उसके लिए आवाज बनेगी। वो सबके सामने सच लाएगी, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही तकलीफ क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। फजा ने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि देर है, अंधेर नहीं, रिदा बेकसूर थी और एक दिन यह सच सबके सामने जरूर आएगा। अब देखना यह है कि क्या फजा वाकई सच साबित कर पाएगी। क्या जीनत को उसके किए की सजा मिलेगी और क्या साकब अपनी बहन के सामने कभी सर उठाकर खड़ा हो सकेगा।